आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। वेक्टर स्पेस का टॉपिक बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए चल रहा है लीनियर अलजेब्रा में, और अपने इंड की तरफ है। इसके बाद 2-3 थ्योरम और बचे हैं जो थ्योरम आज बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम समझते हैं 3 ही थ्योरम बचेंगे। थ्योरम क्या है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछा गया है। 100% थ्योरम तो हम बता नहीं सकते हैं वेक्टर स्पेस में, वही थ्योरम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अपनी याददाश्त को आप दुरुस्त कर लीजिए। हमने 2-3 चीजें बताई थी। पहली चीज हमने क्या बताया था? बेसिस। बेसिस के लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि यदि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड यस, और यस क्या है? यह एक फाइनाइट सबसेट है V के लिए, ठीक है। यह यस क्या है? एक सबसेट है या फाइनाइट सबसेट है V के लिए। यदि इसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों और साथ ही साथ LS इक्वल टू V, तो उस अवस्था में यस के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बार बार हर जगह आएगा, ठीक। हमको देखिए इस थ्योरम में भी यही चीज आगे मिलेगा। यहां कह रहा है कि यस बी ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस BF। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है? ये भी हम पिछले लेक्चर में आप लोगों के लिए बताए थे कि कोई भी वेक्टर स्पेस वो फाइनाइट डायमेंशनल कहलाएगा जब उसके पास एक ऐसा फाइनाइट सबसेट हो कि जिसके लिए LS इक्वल टू V, ये लिखाए थे। यदि आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ये जो वेक्टर स्पेस VF है ये फाइनाइट डायमेंशनल या फाइनाइटली जनरेटेड कहलाएगा। कब? यदि इस V के पास एक सबसेट, फाइनाइट सबसेट यस ऐसा हो कि जिसके लिए क्या है? LS इक्वल टू V हो। LS इक्वल टू V का मतलब क्या है कि यस के V का कोई भी एलिमेंट हम ले वो यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो। सिंपल सी मीनिंग यही है कि अगर हम कह देंगे LS इक्वल टू V तो इसकी मीनिंग यही होती है कि V के चाहे जिस भी एलिमेंट को हम ले लें वह क्या है? यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। ये 2 शब्द आप हमेशा बैठा लीजिए अपने मन में। तीसरा आपके लिए है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिस में एलिमेंट की संख्या को डायमेंशन बोलते हैं। जैसे V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, तो इस V के बेसिस में जो एलिमेंट्स की संख्या है वही क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। तो ये 3 चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, हर जगह ये आएगा। पहली चीज बेसिस क्या है, दूसरी चीज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या है या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, तीसरी चीज डायमेंशन क्या है। अब आ जाइए थ्योरम पे, जिस थ्योरम को हम यहां पे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए करा कि फियस इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। हमने पहले ही बता दिया कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक। ऑफ डायमेंशन n, देखिए डायमेंशन की भी जरूरत यहां पड़ गई, ठीक। ऑफ डायमेंशन n यानी V के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कितनी है? n एलिमेंट्स हैं, ठीक। देन एवरी एलिमेंट अल्फा ऑफ V का कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, एवरी हम कह रहे हैं, हम एनी भी कह सकते हैं, एनी एलिमेंट, ठीक है। V का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसको इस ढंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, ऐसे ही कहां AN अल्फा n। और यह जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा।
ये नहीं है कि अल्फा इक्वल टू एक एक्सप्रेशन हमने दिया तो उसको जब चाहेंगे अपने मन से चेंज कर लेंगे, नहीं, वो यूनिक होगा, वो जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज यूनिक। यहां आप जानते हैं कि A1 A2 A3 AN जो भी है ये क्या है, स्केलर्स हैं, और यहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब क्या है, यस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यस को क्या कहा गया है, वह वी के लिए बेसिस है। देखिए यहां क्या कहा गया है, यस जो है वी के लिए वेक्टर स्पेस के लिए क्या है, बेसिस है। और बेसिस है इसका मतलब क्या हो गया कि यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर यस बेसिस है तो यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और एल एस इक्वल टू वी। जब बेसिस कह दिया इसका मतलब दो कंडीशन होल्ड कर लिए गए। अब हमको ये सोचना नहीं है, जब उसने कह दिया बेसिस तो इसका मतलब हो गया कि एस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एल एस इक्वल टू वी। ठीक, अब आ जाइए इसके प्रूफ पे। बहुत छोटा सा प्रूफ है, 5-7 लाइन का। देखिए क्या कह रहा है, यस इज ए बेसिस ऑफ वी, देयरफॉर एल एस इक्वल टू वी। ठीक, अब देखो एल एस इक्वल टू वी की भी मीनिंग हमने बताया है कि वी का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वह यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। तो हमने क्या आगे लिखा, चूंकि यस बेसिस है वी के लिए तो निश्चित रूप से एल एस इक्वल टू वी, और एल एस इक्वल टू वी है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर वी का कोई एलिमेंट लेंगे अल्फा तो वह यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसीलिए हमने कहा कि एनी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा। हमको ये दिखाना है कि यह एक्सप्रेशन जो है क्या है, यूनिक। देखिए यहां लिखा गया है यूनिकली, हमको यही चीज दिखाना है कि यह एक्सप्रेशन यूनिक है। ठीक है, ये क्या है, यूनिक है। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है। देखो यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक और एक्सप्रेशन, अल्फा इक्वल टू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 डॉट डॉट BN अल्फा n। यही, और हमने क्या कहा कि देखिए यह तो पहले माने, यूनिकनेस के लिए क्या किए, एक और मान लिए। अब अगर यहां पे ये दोनों आप यानी ये जो स्केलर्स हैं A1 B1 के बराबर हो जाए, A2 B2 के बराबर हो जाए, AN BN के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब कि हम जो अलग से एक्सप्रेशन मान रहे हैं वो सही नहीं हुआ हो, क्या है, फिर जाके पिछला वाला हो गया। अब एक चीज देखिए, फॉर यूनिकनेस लेट अल्फा इक्वल टू दिस थिंग, क्या, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट BN अल्फा n। लेकिन है तो दोनों एलिमेंट अल्फा ही, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अब देखिए इन एलिमेंट्स को क्या किया मैंने, इस साइड में ट्रांसपोज किया। जब ट्रांसपोज किया तो यह क्या हो गया, देखिए B1 अल्फा 1 इधर आया तो A1 माइनस B1 अल्फा 1, इसी ढंग से प्लस A2 माइनस B2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस BN अल्फा n इक्वल टू 0। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ये अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक के बेसिस के एलिमेंट हैं। अगर बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने स्केलर्स यूज हुए हैं ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट को हमने आपके लिए डिफाइंड किया था, उसमें बताया था कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो सारे के सारे स्केलर्स, ईच एंड एवरी स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एटलीस्ट एक 0 नहीं होगा। ठीक, अब देखिए
यहाँ क्या है, सिंस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि ये जो स्केलर्स हैं ये किसके बराबर हो गए, 0 के। और जो ही ये 0 के बराबर हुए तो क्या दे दिए, a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, an बराबर, यानी जो हम अलग अलग स्केलर्स मान के चले थे वो स्केलर्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा यह एक्सप्रेशन है ये यूनिक हो गया। हेंस एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n बी यूनिक। यही हमको प्रूव करना था। बहुत सिंपल प्रूफ था, कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा था। हमको क्या दिखाना था कि यह एक्सप्रेशन यूनिक है, ठीक, और वह हमने यहाँ पे शो कर दिया। फिर से मैं वही चीज कह रहा हूँ कि बेसिस आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर यस बेसिस है, याद रखिए V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F और यस उसका बेसिस है, तो निश्चित रूप से यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और साथ ही साथ LS इक्वल टू V होगा, ठीक। और दूसरी चीज आपके पास डायमेंशन के विषय में आप जानते रहिए कि बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को ही क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर V आपके लिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि उसके पास क्या है, यस एक फाइनाइट सेट हो, सबसेट हो। यस क्या हो, V के पास एक फाइनाइट सबसेट हो जिसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से V के सभी एलिमेंट्स जनरेट होते हो, यानी LS इक्वल टू V। तो आज के लिए बहुत छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। कल से थोड़ा सा, कल से 3 थ्योरम है, थोड़े लंबे थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगला जो 3 लेक्चर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और आप लोगों से फिर वही चीज़ है, गुजारिश है हमारी कि आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों तक इसको बढ़ाते रहिए, जिससे कारवां बढ़े, आपके लिए भी बेनिफिट देगा और अन्य बच्चों के लिए भी जो दूर दराज के गांव में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी जो है बेनिफिट देगा। धन्यवाद।